हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी मेंस शॉर्ट नोट्स के रिगार्डिंग बच्चों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, है ना। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप जो यूपीएससी विद बर्नवाल सर है, उसमें कई लोगों की क्वेरी भी मंगवाई थी। तो कुछ क्वेरी को बस मैं इसमें समाहित कर रहा हूँ, जो अपने डिस्कशंस के हिसाब से भी फायदेमंद है ना। जैसे एक की क्वेरी है कि सर सिलेबस के टॉपिक के हिसाब से हम नोट्स कैसे बनाएं, है ना। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं सिलेबस के टॉपिक के हिसाब से। दूसरे की क्वेरी है कि सर कीवर्ड्स कैसे तैयार करें, है ना। मतलब कैसे हम डिसाइड करें कि इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो ये भी हम कवर करेंगे। तीसरा क्वेरी है कि सर जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं और जब मेंस का समय रहता है, इन दोनों के बीच में शॉर्ट नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस के जाने बिना कोई भी बात शुरू नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज का इंपॉर्टेंस ही नहीं समझेंगे, आप उसके पीछे एफर्ट्स क्यों करेंगे, है ना। जब आप इनपुट और आउटपुट दोनों के ऊपर एनालिसिस करेंगे, तो देखेंगे कि लाभ ज्यादा है अगर, तभी तो आप जाएंगे किसी चीज के प्रति, है ना। तो वो एस्पेक्ट्स भी हम देखेंगे। फिर एक और इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने किया है कि सर जो कौन कौन से सब्जेक्ट्स को हम मेंस पॉइंट्स ऑफ व्यू से नोट्स बनाएंगे। देखिए, प्रत्येक सब्जेक्ट का मेंस के हिसाब से नोट्स नहीं बनाते हैं, है ना। आप जो है एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें पेपर 4 जो है उसमें एक है ही टॉपिक, है ना, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। इस तरीके से टॉपिक है। तो सेम है, टाइम का भी आप जो है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेंगे। तो उसके लिए सारे सब्जेक्ट का आप शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाएंगे, तब तो फिर वो हो गया, है ना। सारे सब्जेक्ट का नहीं बनाते हैं, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। फिर एक बच्चे का क्वेरी है कि सर सिलेबस तो एक बार पढ़ लिया है ना, रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, मतलब आंसर राइटिंग के साथ शॉर्ट नोट्स बनाएं, या फिर शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आंसर राइटिंग करें, या आंसर राइटिंग के बाद शॉर्ट नोट्स बनाए, है ना। वो क्वेरी के भी हम लेंगे। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को डील करेंगे। प्लस में एक मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको बता देता हूँ कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, है ना। जैसे एक हमारा डिस्कशन का एजेंडा होगा कि शॉर्ट नोट्स कब बनाना है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप डे 1 से पढ़ाई कर रहे हैं उसी समय से शॉर्ट नोट्स बनाने लग जाएंगे। उसका एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है, उस एस्पेक्ट्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। दूसरा एस्पेक्ट है कि सर डिजिटल में शॉर्ट नोट्स बनाएं या पेपर नोट्स, या फिर हाइब्रिड मॉडल को चूज करें, है ना। क्योंकि अभी जो है आपको पता है, जो पढ़ाई है हाइब्रिड मॉडल ही हो गई है। यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, आप वेबसाइट से पढ़ रहे हैं, पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, है ना। लोग आईपैड रख रहे हैं, लैपटॉप रख रहे हैं, वहां से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं खुद ही आईपैड पे बना रहा हूँ ये प्रेजेंटेशन, है ना। नोट्स भी मैं इस पे प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो क्या मॉडल रहेगा हमारे शॉर्ट नोट्स का। ठीक। तीसरा है कि जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उसका सोर्स क्या रहेगा। क्या हम अपने क्लास नोट से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, बुक से बनाएंगे, न्यूज़पेपर से बनाएंगे, मैगजीन से बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, वेबसाइट से बनाएंगे, है ना। वो कौन से सोर्सेज रहेंगे जिनका हम शॉर्ट नोट्स में समाहित करेंगे। चौथा क्या रहेगा, चौथा रहेगा कौन से सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, है ना। जो अभी एक उनका क्वेरी भी था। एक और इंपॉर्टेंट सा सवाल आता है कि स्टैटिक का या करंट अफेयर्स का, या दोनों का, किसका शॉर्ट नोट्स बनाना उचित है ना। कहाँ पे ज्यादा बेनिफिट है, हम उस एस्पेक्ट को भी डील करेंगे। स्टैटिक कहने का मतलब है कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना, एनवायरनमेंट के जो स्टैटिक वाले पार्ट हैं, पॉलिटी हो गया, इन सारे सब्जेक्ट का बनाना है, या फिर करंट अफेयर्स का बनाना है, या दोनों मिक्स करके बनाना है। ठीक। फिर आता है अपडेशन वाला पार्ट। देखिए, कोई भी चीज जब आप अपडेट नहीं करेंगे ना, वो उसका रेलेवेंस खो जाता है। सिविल सर्विस का प्रिपरेशन देखिए कितना अपडेट होता चला जा रहा है। सेम है शॉर्ट नोट्स के साथ। अगर आप बढ़ते कंपटीशन के साथ, बढ़ते पैटर्न के साथ अगर आप अपडेट नहीं करते रहेंगे, जैसे कुछ समय पहले जो है वो ग्राफ बहुत कॉमन हुआ, मतलब बहुत अननोन हुआ करता था। ठीक है, तो यूपीएससी के मेंस में लोग आंसर स्कोप में ग्राफ कोड कर रहे थे, कुछ सिमेटिक बना रहे थे, इवन ऐसे ऐसे बना रहे थे, या फिर एक ऐसे करके बना रहे थे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके सिमेटिक प्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, और उसका जो है वो रिवार्ड भी मिल रहा था, अच्छे नंबर मिल रहे थे। लेकिन अब देखिए ये कॉमन हो गया है प्रैक्टिस। ऐसा भी नहीं कि बहुत कॉमन हो गया, लेकिन ठीक है कॉमन हो गया है। आपको थोड़े इनोवेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या अपडेशन करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि 4 से 5 साल पीछे वाला जो प्रिपरेशन का मॉडल है, आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और सिलेक्शन ले लेंगे, या फिर अच्छा रैंक ले लेंगे, तो वैसा होने वाला नहीं है ना। कुछ चीजें तो रहेंगी, लेकिन आपको अपडेट करते रहना पड़ता है प्रिपरेशन का। जिस तरीके से यूपीएससी अपडेट कर रही है, और जिस तरीके से आपके साथ ही अपडेट कर पा रहे हैं, है ना। आपको पता है ये कंपटीशन है, आप नहीं अपडेट करेंगे कोई दूसरा करेगा। तो फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल, है ना। जो मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उल्टा बोल गया मैं। तो जो फिट होंगे इस कंपटीशन के अकॉर्डिंग, वही सर्वाइव करेंगे। ठीक है। फिर है कि मंथली मैगजीन और न्यूज़पेपर, इनका शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। इस एस्पेक्ट को भी हम डील करेंगे, क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर से जो शॉर्ट नोट्स बनाना है ना, वो बहुत हेक्टिक काम हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं, बिल्कुल फ्रेश एकदम नोट्स बनाते हैं। जैसे कि प्रीलिम्स का जो है टॉपिक लिया न्यूज़पेपर से, उसका बना रहे हैं, एनवायरनमेंट का अलग बना रहे हैं, पॉलिटी का अलग बना रहे हैं। इस तरीके से स्ट्रैटेजी नहीं रखेंगे हम। मतलब
प्रीलिम्स वगैरह के लिए हम बस देखेंगे कि क्या क्या न्यूज़पेपर्स हम उठा सकते हैं काम का, और कैसे हम काम का बर्डन कम कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं 4 से 5 घंटा जो इसी में इन्वेस्ट कर देते हैं, पूरा स्टैटिक नेग्लेक्ट हो जाता है, और वहां से जब 4 से 5 घंटे आप इन्वेस्ट भी करेंगे ना तो उसका भी रिटर्न नहीं आएगा। तो हम अपना समय का बहुत सदुपयोग तरीके से यूज करेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। फिर है कि एसे नोट्स मेकिंग, ये बेसिकली यूट्यूब पे एक किसी वीडियो में सवाल किया था एक स्टूडेंट ने कि सर एसे नोट्स मेकिंग जो है वो कैसे करें। आपको पता है इस बार का भी एसे पेपर हो गया है ना, मतलब नॉर्मली होता क्या था, पहले सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है, एक में जो है मूर्त टॉपिक आते थे, दूसरे में अमूर्त टॉपिक। अब अमूर्त टॉपिक, अब ज्यादातर जो है फिलोसफिकल वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, वही अमूर्त टॉपिक वाले, है ना। ऐसे संदर्भ में शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, हम कैसे रिसोर्सेज उसके इकट्ठा करें, वो एस्पेक्ट को भी हम डील करेंगे। तो ये बहुत मजेदार सेशन होने वाला है ना, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा आपको शॉर्ट नोट्स दिखाना चाहेंगे जो सिलेक्टेड है ना। 2 शॉर्ट नोट्स मैंने लिया है रेफरेंस के लिए। एक लिया है अंकिता जी का, जो इस बार हिंदी मीडियम से 137 रैंक है जिनका, है ना, और दूसरा लिया है मैंने अनिमेश प्रधान जी का, जिनका AIR 2 था, 2023 में, है ना। तो 2 शॉर्ट नोट्स लिए मैंने रेफरेंस के लिए। अब बात करते हैं पहले अंकिता जी का शॉर्ट नोट्स, उनसे क्या क्या हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इन्होंने जो है सोसाइटी पेपर 1 में वुमेन टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट नोट बनाया है। इंट्रोड्यूस किया है, या फिर कई शॉर्ट नोट्स में जो पहला चीज उन्होंने लिखा है, एक कोट लिखा है, जब तक कि महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता, विवेकानंद का कोट है उन्होंने, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ नारीवाद लिखा है। फिर फीमेल जो है, फेमस फीमेल्स मेडिवल इंडिया में, ब्रिटिश एरा में कौन कौन फेमस फीमेल थी, फ्रीडम फाइटर में कौन कौन महिलाएं थी, है ना। फीमेल्स इन ब्रिटिश, मुझे लग रहा है ये लॉ लिखा उन्होंने, हाँ, जो फीमेल लॉ है ब्रिटिश एरा में वो उन्होंने लिखा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस में महिलाओं के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है वो उन्होंने लिखा है। विधायी सुरक्षा क्या क्या की गई है महिलाओं के लिए वो लिखा गया है ना। 5 ईयर प्लान में महिलाओं के लिए क्या है वो लिखा गया है। समझ रहे हैं आप इसमें से क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए एक तो कोट लिखा है, सामान्यतः इन्होंने जो लिखा होगा या तो इंट्रोडक्शन के लिए लिखा होगा या कंक्लूजन के लिए, या मे बी बॉडी में अपने आर्गुमेंट्स को सिद्ध करने के लिए, है ना, उसको उचित ठहराने के लिए किया होगा। टाइप्स ऑफ नारीवाद लिखा है ना, जहाँ पे कोई नारीवाद का ऐसा आंदोलन रहेगा कि भारत में जो है फेमिनिज्म किस दौर से गुजर रहा है, तो वो सारी चीजें लिखी है। तो देखिए वुमेन में ऐसा उन्होंने कैटेगराइज नहीं किया कि बेसिकली विधायी एफर्ट्स क्या किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स क्या किए गए हैं। उनको शॉर्ट्स में जो लगा कि वो भूल रहे हैं कोई चीज, है ना, या भूल सकते हैं इन फ्यूचर में, लेकिन जो आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वैल्यू क्रिएट कर सकता है, उसको उन्होंने नोट डाउन किया, है ना। जैसे अब यहीं पे नारीवाद, ठीक, तो कट्टरपंथी नारीवाद, अलगाववादी नारीवाद, अब ये सब टर्म आप यूज करेंगे, ये सारे नारीवाद के एग्जाम्पल्स देंगे आप अपने आंसर्स में, तो जाहिर सी बात है नंबर मिलेगा ना। देख रहे हैं अब जैसे ब्रिटिश एरा में जो नारियों का आंदोलन हुआ, किन किन चीजों को लेकर के वो उन्होंने नहीं मेंशन किया इसको, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा ज्यादातर चीजें कि हाँ जो है एजुकेशन को लेकर के आंदोलन हो रहा था, विधवा विवाद नहीं, विधवा विवाह हो इसलिए आंदोलन हो रहा था, है ना। लेकिन वो उन्होंने लिखा क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन का लिखा है, कुछ नाम लिखा है, जो भूल सकते हैं वो, है ना। तो मतलब इम्पोर्टेंट जो है शॉर्ट नोट्स का ये है कि आप उसमें वो सारे इन्फॉर्मेशन का समाहित करें जो आप भूलेंगे, प्लस में जिसका इंपॉर्टेंस भी हो एग्जाम के हिसाब से, जो आपको आंसर्स को अलग दर्जे पे लेकर के आए, वैल्यू बढ़ा दे आपके आंसर्स का, है ना। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम इन्हीं के आंसर्स का। जैसे चक्रवात, चक्रवात में इन्होंने शुरुआत में क्या लिखा, नेचर पत्रिका के अनुसार जो है वो चक्रवात में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने लिखा है वाई, कारण, ठीक है। दूसरा प्रभाव, ठीक है। तीसरा जो है वे फॉरवर्ड। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन आएगा, जितने उसके पार्ट रहेंगे, अभी तो हुआ ना पेपर 1 का भी हो गया और उसके पहले भी पेपर हुआ। आप देखिए कोई भी जो क्वेश्चन रिवॉल्व करता है ना, लगभग इन्हीं सब चीजों के रिगार्डिंग रिवॉल्व करता है। एक तो क्या, ठीक है, क्यों, कैसे, ठीक है, प्रभाव, सुझाव, है ना, और कंक्लूजन। ये यही सब मोस्टली जो है एस्पेक्ट्स वो वही रहते हैं। कई बार एस्पेक्ट्स थोड़े से बदल जाते हैं, जैसे कि चक्रवात का, है ना, कलर कोडिंग को लेकर के पूछा था कि डिफरेंट जो कलर कोडिंग होते हैं। अब इसके लिए आप प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं अलग से, है ना, कोई भी नहीं प्रिपेयर कर पाता। लेकिन ये आप न्यूज़पेपर में जब आप रेगुलर आते होंगे ना कि आज जो है येलो अलर्ट जारी किया गया, आज जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, तो आप जो है फेमिलियर हो जाते हैं और यूपीएससी वहां से जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन उठा लेती है मेंस में, तो वो आपको हेल्प करता है सॉल्व करने में। नहीं तो नॉर्मली जो टॉपिक्स है ना वो मतलब इन चीजों के रिगार्डिंग ही रिवॉल्व करता है, और उन्होंने देखिए प्रिपेयर किया है। अब चक्रवात के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो मे बी यही क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो चक्रवात के प्रभाव बताइए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आप ये सारे जो है फॉर्डर मटेरियल के रूप में आपका यूज हो जाएगा,
है ना, कहीं पे भी आप यूज कर पाएंगे। यही पेपर मतलब पेपर 1 पेपर 3 का है, पेपर 1 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है चक्रवात का, पेपर 3 में भी आ सकता है, आप कहीं पे भी यूज कर लेंगे, है ना। तो अभी इसमें से हम लोगों ने ये समझा कि देखिए यहाँ पे इंट्रो हो गया, ये इंट्रो कंसिडर करते हैं हम इसको, और इन सारे एस्पेक्ट को हम बॉडी कंसिडर करते हैं, है ना, आंसर का। और यहाँ पे कंक्लूजन हम कंसिडर करते हैं। अगर वे फॉरवर्ड को हम छोड़ दें, बॉडी का ही पार्ट मान लें, तो एक और कंक्लूजन कंसिडर करते हैं। तो जो शॉर्ट नोट्स बनेगा वो 3 एस्पेक्ट्स में बनेगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ठीक, आप ये बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि आंसर्स भी जो लिखना पड़ेगा आपको, यही 3 ही एस्पेक्ट्स कवर करने हैं आपको, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। अगर आपके रेडी है प्रत्येक टॉपिक के ऊपर इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, तो आप बेटर कर पाएंगे। अगर आपके रेडी नहीं है, आप एग्जाम हॉल में जाकर के बना रहे हैं इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, या फिर आप टेस्ट पेपर में बार बार संघर्ष कर रहे हैं इन सारी चीजों के लिए, तो फिर आपका नंबर जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। मतलब बहुत रेयर लोग होते हैं जो नहीं प्रिपेयर करते हैं इस तरीके से और सिलेक्ट भी होते हैं और अच्छा रैंक भी लाते हैं, बहुत ही रेयर। मतलब आप समझिए कि उस रेयर में आने के लिए कुदरती गिफ्ट होना जरूरी है ना। तो सारे लोगों के पास नहीं होता। मैं कंसीडर करता हूँ कि आप मतलब आप में से ज्यादा लोगों के पास शायद नहीं होगा ये चीजें। अगर है तो फिर आप प्रिपेयर मत करिए, और अगर नहीं है तो जरूर प्रिपेयर करेंगे आप, है ना। आप देखिए ना, आप जितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उनकी आप बात सुनेंगे तो बताएंगे ये बातें। एक और आता है उदाहरण देखते हैं हम अनिमेश जी का। ठीक है, यहाँ पे देखिए वहां तो फिर भी देख रहे हैं आप, वुमेन का जो है एक अलग टॉपिक बना है और फिर चक्रवात का अलग टॉपिक बना है। इन्होंने देखिए शॉर्ट नोट्स में क्या किया, स्पीकर का यहाँ पे बना दिया है ना, यहाँ पे लोकपाल का बना दिया है, यहाँ पे फेडरलिज्म का बना दिया है, और यहाँ पे इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट का बना दिया है। अब आप मतलब जो बेसिकली नया बंदा होगा, है ना, नया बंदा कहने का मतलब है बेसिकली जो प्रिपरेशन में थोड़ा सा नया आया हो, उसको समझ में नहीं आएगा ये शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स होता भी नहीं है दूसरों के लिए, शॉर्ट नोट्स अपने आपके लिए होता है कि आप क्या भूलेंगे, आप क्या एडिशन करना चाहते हैं आंसर्स में। जैसे यहीं पे स्पीकर वाले में क्या क्या एडिशन करना चाहते हैं ये, जैसे कि मणिपुर स्पीकर का केस दिया इन्होंने, है ना, मनी बिल का दिया, आधार बिल से रिलेटेड केस, कि हो तो होलोलन का केस दिया है, जहां पे कहा गया था कि जो स्पीकर का जजमेंट है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है ना। लोकपाल के रिगार्डिंग क्या दिया, फर्स्ट लोकपाल जो है 2019 में आफ्टर 6 साल के बाद। तो आप लोकपाल में जब क्रिटिसिज्म बताएंगे लोकपाल लोकायुक्त का कि इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, तो आप यही सब तो एग्जाम्पल देंगे, है ना। इंफ्रा एंड स्टाफ का इशू है, यहाँ पे फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल्स दिया है फंड वगैरह का जो इशू है। फेडरलिज्म में देखिए एनसीटी ऑफ दिल्ली वाला जो केस है, ऑर्डिनेंस जो है बार बार आ रहा है इन सब बातों को लेकर के, है ना। आर्टिकल यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे आर्टिकल मेंशन कर रहे हैं ताकि वो आंसर्स में आए, है ना। तो क्या मेंशन कर रहे हो, सारी चीज स्पीकर के रिगार्डिंग मेंशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज भूलेंगे वो बस मेंशन कर रहे हैं ताकि भाई साहब ये तो आंसर्स में चले जाए, है ना, और नंबर अच्छा आ जाए। तो मैं बार बार यही आपको एम्फेसिस करूंगा इस पूरे चीजों के दौरान कि देखिए जो हम शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करेंगे वो हमेशा वैल्यूएबल चीज इंक्लूड करेंगे। अगर आप कचरा डालेंगे शॉर्ट नोट्स में तो वो आंसर्स में कचरा ही जाएगा। अगर आप अच्छी चीजें डालेंगे नोट्स में तो वो अच्छी चीजें जाएंगी टेस्ट पेपर में और फिर एग्जाम हॉल में फाइनली, है ना। ठीक है, तो हमने ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल लिया था। अब जो है आते हैं शॉर्ट नोट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में। हालांकि डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, फिर भी थोड़ा सा कि देखिए शॉर्ट नोट्स पहला हेल्प क्या करेगा आपको, फिल्टर करने में हेल्प करेगा इंपॉर्टेंट कंटेंट को। आपके पास पूरी लक्ष्मीकांत है, आपके पास पूरी नोट्स है ना, आपके पास पूरा न्यूज़पेपर है, आपके पास पूरी मंथली मैगजीन है, क्या सारा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए? नहीं रहेगा। तो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो कैसे छाट पाएंगे आप? बार बार रिविजन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, छटेगा ही छटेगा। लेकिन फिर भी जब आप उसको कॉपी में उतार लेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट चीजों को, तो फिर आपकी जो है वो छटनी शुरू हो जाती है। आप कहेंगे यार मतलब अगर इतना सारा, मान लीजिए एक टॉपिक है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत न्यूज में अभी, ठीक है, उसके बारे में मान लीजिए मंथली मैगजीन में जो है 2 पेज कवर किया है। आप आंसर्स तो लिखेंगे 1.5 पेज का ही मुश्किल से, और ये जो 2 पेज आया है वो समझिए कि ये 2 पेज तो आया है, लेकिन और भी कुछ पेजेस होंगे इन्फॉर्मेशन जहां से आप लेकर के 150 शब्द लिखेंगे आंसर्स में, है ना, 150 वर्ड्स। तो फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से 150 वर्ड लिखना है? वो तो जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, यहीं से अच्छे अच्छे वर्ड छाट लेंगे, यहीं से अच्छे अच्छे अवधारणा, यहीं से अच्छे अच्छे आर्गूमेंट्स छाट लेंगे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये आंसर्स में जाना चाहिए। देखिए एग्जामिनर का भी काम आसान करना है, आपका अपना भी काम आसान करना है ना। एग्जामिनर के पास इतनी सारी कॉपियां होती है कि उसको इतना लगाव नहीं है बहुत पढ़ने से, ठीक है। उसके पास जितनी स्वच्छ कॉपी हो और जितने बेसिकली इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, वो उतना अच्छा रिवार्ड करता है, फिर चला जाता है। आप देखेंगे जो आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी है, उनके प्रेजेंटेशन देखिए या फिर अन्य लोगों के प्रेजेंटेशन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा या कितने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण की टर्म का समावेश कर रहे हैं,
है ना। एक बार की टॉपर्स की कॉपी डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको और समझ में आएगा। अब आते हैं दूसरा क्या हेल्प करेगा, मिनिमम टाइम और मैक्सिमम रिवीजन। अभी जो कह रहा था ना एक बच्चा कि सर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हम कैसे यूटिलाइज करेंगे शॉर्ट नोट्स को, यही यूटिलाइज करेंगे भाई, है ना। क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने बुक्स पढ़ेंगे, है ना, नोट्स पढ़ेंगे और फिर जाके आंसर राइटिंग करेंगे, तो वो तो समय जो है गया। 80 से 100 दिन का समय रहता है और उसमें आप उन सारी चीजों को करने के बाद आंसर राइटिंग करेंगे तो फिर तो आप समझिए कि पीछे चले जाएंगे कंपटीशन में। आप शॉर्ट नोट्स पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, शॉर्ट नोट्स पढ़िए, मॉडल आंसर पढ़िए, इनरीच करिए उस समय आंसर्स को और फिर प्रैक्टिस करिए, है ना। तो ये सब कैसे हो पाएगा जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा। आप टेस्ट प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे बार बार, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के समय पे तो आपको आंसर राइटिंग के ऊपर ही मेन काम करना रहता है ना। आंसर राइटिंग ही मेन है, क्योंकि उसमें आप प्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर रहे होंगे, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे होंगे। हालांकि अभी भी चलता रहता है वो, लेकिन मेन जो एग्जैक्टली काम होता है ना पूरा बिल्कुल एकदम फोकस तरीके से उसी समय होता है, क्योंकि एक बार प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मोटिवेशन भी बहुत रहता है। तो वो कहाँ से होगा, जब आपके पास रेडीमेड शॉर्ट मटेरियल रेडी हो। आपके पास अगर आप पॉलिटी का टेस्ट देने जा रहे हैं, सारे टॉपिक के ऊपर अगर एक एक पेज का नोट्स है, ठीक है, तो आप पढ़ेंगे जाकर के लिखेंगे, एक पढ़ेंगे जाकर के लिखेंगे, है ना, यही तो चलता रहेगा और फिर आप उसको वैल्यू इंक्रीज करेंगे आंसर्स में। तीसरा, वैल्यूडेशंस। अभी जो है पहला वाला जो पार्ट मैंने डिस्कस किया था पॉइंट, और ये तीसरा वाला दोनों बहुत इंटर रिलेटेड है। आप जैसे ही फिल्टर करेंगे कंटेंट, वैसे ही आपके वैल्यू एडिशंस वाले कंटेंट जो है वो आपके शॉर्ट नोट्स पाने शुरू हो जाएंगे और वो आपके पेपर में भी झलकने शुरू हो जाएंगे। साथ में जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो फिर आप न्यूज़पेपर वगैरह से जो है इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे या टॉपर्स की कॉपी से ऐड करेंगे इन्फॉर्मेशन, है ना। वहां पर से आप ग्राफ ऐड करेंगे, कुछ अच्छे ग्राफ होगा तो आप वहां से कुछ ऐसे साइकिल होंगे, है ना, जैसे विस्कल साइकिल जो कहते हैं, दुष्चक्र सुचक्र, बहुत सारे इनोवेटिव डायग्राम्स जो होते हैं वो सब आप ऐड करेंगे आंसर्स में। बहुत सारे की टर्म यूज करेंगे, है ना। तो ये सब कब यूज होगा, जब आपके पास शॉर्ट नोट्स रेडी हो एक टॉपिक के लिए, एक एक पेज डेडिकेटेड हो जहां पे आप नोट करते रहेंगे, नहीं तो आप कहाँ नोट्स में ऐड करते फिरेंगे, है ना। फिर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग मेंस। वही मैं कह रहा था कि जो प्रीलिम्स और मेंस है उसके बीच में काफी काम रहता है। आपको जीएस देखना है, एसए देखना है ना। उस समय पे आपको ऑप्शनल देखना है। ऑप्शनल पूरे 500 नंबर के रहते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि प्रीलिम्स जब तैयारी कर रहे होते हैं उस समय पे ऑप्शनल नेग्लेक्ट हो जाता है, ठीक, आपको ऑप्शनल के ऊपर फिर से ध्यान देना पड़ता है अच्छे से। तो आपके जो है जीएस और एसए जो है वो उस समय पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होने लग जाता है। लेकिन इस कॉम्प्रोमाइज की क्षतिपूर्ति कैसे कर सकते हैं, जब आपके पास प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स रहेगा प्रत्येक टॉपिक के लिए, तब आप थोड़ी क्षतिपूर्ति कर पाएंगे उस चीज की, है ना। और ऑप्शनल के ऊपर प्रॉपर समय भी दे पाएंगे। और जस्टिस करना बहुत जरूरी है। जीएस समझिए कि 1000 नंबर का है ना, 4 पेपर, और ऑप्शनल 500 नंबर का है। आप कभी सवाल करिएगा अपने आप से कि जितना आप जीएस को समय देते हैं, ठीक है, क्या उसका आधा समय देते हैं ऑप्शनल को? नहीं दे पाते हैं आधा आधा समय ऑप्शनल को। आधा तो जरूरी है ना, नंबर तो सेम ही है, ऐसा तो है नहीं, जबकि चांसेस यहाँ पे है आपको ज्यादा नंबर आने का। जीएस में तो एक समय के बाद नंबर नहीं आते उतने अच्छे, मार्किंग पैटर्न वगैरह या फिर और दूसरे कारणों से, ठीक है। तो हम इंपॉर्टेंस समझ लिए हैं। कुछ ऐसा और इंपॉर्टेंस रहे तो बताइएगा, इंपॉर्टेंस बहुत सारे रहते हैं, है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट एस्पेक्ट में। नेक्स्ट नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है ना, तो वो देखिए, प्री कंडीशन फॉर प्रिपेयरिंग शॉर्ट नोट्स। अगर आप, मैं वही अभी पहले बता रहा था कि डे 1 से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर नहीं होता है। हम एक एक प्री कंडीशन से देख लेते हैं कि क्या क्या पूर्व शर्त है। देखिए, सबसे पहला पूर्व शर्त है सिलेबस का अच्छे से ज्ञान, है ना। आप सिलेबस का अगर आपको अच्छे से ज्ञान नहीं रहेगा, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये फला जो कंटेंट है कौन से टॉपिक के अंतर्गत आएगा, और फिर आपको शॉर्ट नोट जो है मिक्स हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन बहुत मिक्स हो जाएंगे। तो आपका जो है सिलेबस का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। सिलेबस का अच्छे से ज्ञान होने के लिए क्या कर सकते हैं आप, तो एक सिलेबस की जो बड़ा सा पेज में प्रिंट आउट मिलता होगा, है ना, कोई कोचिंग का, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट से कर लीजिए और उसको आपने बिल्कुल डेस्क के सामने चिपका दीजिए। लाइब्रेरी में रह रहे हैं तो लाइब्रेरी का जो आपका टेबल होगा वहां पे उसके सामने चिपका दीजिए, ताकि आप पूरे जो है टॉपिक को अच्छे से देख लें, समझ लें, है ना। और पीवाईक्यू का अच्छा विश्लेषण। और पीवाईक्यू का अच्छा विश्लेषण किस तरीके से, सिलेबस के टॉपिक वाइज, ठीक है, ताकि आप समझ पाए कि जो उस फला टॉपिक है उससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है ना। जैसे एक बार बताता हूँ, मतलब कुछ ज्यादातर जगह पे नेग्लेक्ट हो जाता था। जो पेपर 2 में आईआर है ना, उसमें एक टॉपिक है कि इंटरनेशनल बॉडीज एंड मैंडेट, ऐसे करके कोई टॉपिक है, ठीक है। जैसे कि इंटरनेशनल बॉडीज हो गया आईलो, ठीक है, या यूनेस्को, और उसके मैंडेट वगैरह। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं यूनेस्को के ऊपर, डब्ल्यूटीओ के ऊपर। तो आप जब पढ़ेंगे यूनेस्को को एक बार की,
तो अगली बार इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि यार ये तो बस प्रीलिम्स में पूछ देंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मेंबर्स क्या है, कौन सा सदस्य इसका बाहर निकला, ऐसे करके नहीं, है ना। ये हमारे मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंस हो सकता है अगर वो न्यूज में रह रहा है, कोई कंट्रोवर्सी उससे रिलेटेड। तो सिलेबस का बड़ा अच्छा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और पीवाईक्यू का इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है ना, WTO, WHO, तो आप फिर इन्फ्रेंस निकाल सकते थे कि अगर यूनेस्को रह रहा है न्यूज में तो वहां सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। अगर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल न्यूज में रह रहा है तो फिर वहां से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये पीवाईक्यू का अच्छे विश्लेषण से ही पता चल पाएगा आपको। और पीवाईक्यू का अच्छा विश्लेषण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आज ही क्वेश्चंस देखिएगा, सुनामी के ऊपर जो है पेपर 1 में फिर से क्वेश्चंस पूछा गया है ना। और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं। हड़प्पा के ऊपर जो सवाल है, रिपीटेड सवाल है ना। तो अगर आप पीवाईक्यू का अच्छे से विश्लेषण कर रहे हैं, उसका आंसर्स लिख रहे हैं, उसके ऊपर जो है नोट्स प्रिपेयर कर पा रहे हैं, तो फिर अपना काम हो जाता है अच्छा। मतलब एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ फिर जो नोट्स प्रिपेयर करना है कैसे प्रिपेयर करना है आपको, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं आपके, जो आपका क्लास नोट्स है या फिर जो आपके बेसिक किताबें हैं, या क्लास नोट्स या बेसिक किताबें जो भी पढ़ रहे हैं आप, उनका कम से कम 8-10 बार रिवीजन बहुत जरूरी है। नहीं तो आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे। आपको सारी बातें इंपॉर्टेंट लगेगी उसमें से, आप जो है सब बातें लिखने लग जाएंगे, फिर वो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर ही नहीं होगा, एक अलग सा नोट्स प्रिपेयर होगा, आप परेशान रहेंगे फिर फालतू के, है ना। तो प्री कंडीशन ये है कि आप 8 से 10 बार कम से कम पढ़िए उस चीज को। आपको 3 से 4 बार पढ़ने में तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब 5वें 6ठे बार आएंगे ना तो बहुत सहज हो जाएंगे। और जब 5वें 6ठे बार आ रहे हैं तो जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह है वहां पे स्टार मार्क कर दीजिए, हाईलाइटर रखिए अलग अलग पेन का, स्टिकी नोट्स वगैरह कुछ रखिए, है ना। थोड़ा अलग अलग कलर का पेन रखिए। मतलब इस तरीके से क्या होता है, प्रिपरेशन जो है ना बहुत सहज हो जाता है, प्रिपरेशन थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। जैसे यूपीएससी का प्रिपरेशन क्या है, आप घर के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोरिंग हो जाता है, आप बंद रहते हैं कमरे में, है ना, बहुत कम लोगों से बातचीत होता है तो बोरिंग होता है। तो आप इन सब चीजों के थ्रू आप थोड़े प्रिपरेशन को जो है अट्रैक्टिव बनाइए, थोड़ा आर्टिस्ट वाला फॉर्म दीजिए अपने प्रिपरेशन को, ठीक है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रिपेयर कैसे करना है। जब हम प्रीकंडीशंस भी देख चुके हैं कि हमको पीवाईक्यू वगैरह का ज्ञान होना चाहिए, टॉपिक आना चाहिए, उस बेसिस पे हम कर रहे हैं, ठीक है। जो जैसे मैंने बताया टॉपिक का ज्ञान होना चाहिए, पीवाईक्यू का पता होना चाहिए, और फिर हमारे पास रिसोर्स होना चाहिए। उस बेसिस पे हम एक लाइव एग्जांपल ले रहे हैं कि कैसे जो है शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। देखिए क्या है टॉपिक हमारा कि इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक। अब संघीय ढांचा, संघीय ढांचा आपका टॉपिक हो गया, है ना, यही टॉपिक हो गया। सब टॉपिक क्या क्या आएंगे, कैसे पता चलेगा हमको, पीवाईक्यू के थ्रू पता चलेगा। जो मैं कह रहा था ना पीवाईक्यू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि संघीय ढांचे से जो सवाल आया है वो आया है वित्तीय संघवाद के ऊपर, ठीक है। वित्तीय संघवाद के ऊपर आया है, कार्यकारी संघवाद के ऊपर आया है ना, फिर विधायी संघवाद के ऊपर आया है। ये तीनों ही एस्पेक्ट से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर नेक्स्ट बार की कुछ न्यूज में रह रहा है वित्तीय संघवाद वाला, जैसे कि अभी जीएसटी रिफॉर्म न्यूज में रह रहा है, वो भी वित्तीय संघवाद का पार्ट आ जाएगा, है ना। तो अभी जैसे एक जो है विधि आ रहा है, विधि ये आ रहा है कि अगर 1 महीने तक पीएम सीएम या कोई मिनिस्टर जो है अगर जेल में आता है इवन बिना कन्विक्शन के, तो फिर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे पीएम सीएम या फिर मिनिस्टर वगैरह के पोस्ट के लिए। वो भी एक संघीय ढांचा का मुद्दा है, जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो वो सब फिर आपके एग्जाम्पल्स में आने चाहिए, है ना, कि कैसे जो है विधायी उपायों के द्वारा जो है फिर राज्यों की स्वायत्ता के ऊपर एक तरीके से हमला किया जा रहा है ना। एजेंसियों के थ्रू जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो राज्यों की शिकायत है, वो सब भी इस चीजों के अंतर्गत कवर होगा। तो हाँ, मैं कह रहा था जैसे संघीय ढांचा, है ना, तो संघीय ढांचा के हम पीवाईक्यू के थ्रू समझें कि वित्तीय संघवाद के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, कार्यकारी संघवाद के ऊपर आ रहा है, विधायी संघवाद के ऊपर आ रहा है। तो जब हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए वित्तीय संघवाद, ठीक, एक तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि संघीय ढांचा के ऊपर ही सवाल आ जाए, ठीक है। तो एक तो हमारा प्रिपेयर होगा संघीय ढांचा के लिए, क्या क्या प्रिपेयर होगा फिर से, है ना, सेम बात हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, 3 एस्पेक्ट्स में हमारे प्रिपेयर होंगे शॉर्ट नोट्स, यही तो है ना। इंट्रो में क्या कर सकते हैं हम, देखिए पॉलिटी वाले क्वेश्चंस में ज्यादातर जो इंट्रो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से देते हैं। जैसे अनिमेश प्रधान जिनका रैंक 2 आया था, अभी उसमें देखा था ना हम लोगों ने आर्टिकल का डिस्कस किया था उन्होंने, ठीक है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल आप डाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कोई कोर्ट हो तो आप कोर्ट डाल दीजिए, आइवर जेनिंग्स का हो या फिर कुछ नए जो कोर्ट आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह का,
है ना। अम्बेडकर का कोट है संघीय ढांचा संघ से रिलेटेड, आप उसको डाल सकते हैं। या फिर डेफिनेशन से आप शुरू कर सकते हैं कि जो संघ है वो शक्तियों जिम्मेदारियों का केंद्र और राज्य की इकाइयों के बीच में बंटवारा है, ऐसा करके कुछ, है ना। अब बॉडी में अलग अलग एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे, जैसे कि संघीय ढांचा के लिए प्रावधान क्या क्या है। अब आपको ऑलरेडी पता है, ये प्रीलिम्स के लिए आपने रट रखा है, तो आप इसका नोट नहीं करेंगे, है ना। आप जो है कोई आर्टिकल बस नोट करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 246 है, या फिर और भी जो राज्यसभा से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, वो सब नोट करेंगे हम, ना कि डिटेल में प्रावधान, ठीक है। समझ रहे हैं आप। फिर संघीय ढांचा की जरूरत क्यों है ना। अब जरूरत मान लीजिए है एकता के लिए, ठीक है, यूनिटी के लिए। अब क्या एकता को आप डिफाइन करेंगे पूरा? नहीं, यूनिटी करेंगे। एक आध एग्जाम्पल अगर आपको नजर में आ रहा है तो एग्जाम्पल लिख लेंगे। फिर और कुछ ऐसा होगा डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, तो डेवलपमेंट यहाँ पे करेंगे, है ना। फिर एक कोट आता है वन साइज फिट्स ऑल, ठीक है, तो उसके विपरीत, वन साइज फिट्स ऑल के विपरीत संघीय ढांचा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वन साइज फिट्स ऑल में क्या होता है कि केंद्रीकृत ढांचा रहता है, तो आप फिर वो कोट भी लिख सकते हैं, है ना। मतलब हम डिटेल में नहीं बनाएंगे, हम इस तरीके से शॉर्ट्स में बनाते जाएंगे। जहां पे लगेगा कुछ कोट ऐड हो सकता है ऐड करिए, जहां पे लगता है कुछ एग्जांपल ऐड हो सकता है ऐड करिए, जहां पे कुछ लगता है कि की टर्म ऐड हो सकता है तो वो ऐड करिए। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डायमेंशंस कवर करेंगे यहाँ पे, है ना। कंक्लूजन के लिए फिर कोई मान लीजिए बेस्ट प्रैक्टिस है ना, किसी विश्व में किसी का तो संघीय ढांचा बेहतर होगा, हम उसका लिख सकते हैं। या फिर भारत के अंदर ही कुछ ऐसे सफल उदाहरण रहे हैं, जैसे कि कोविड के दौरान पे बहुत अच्छा प्रबंधन हुआ था हमारा, और वो संघीय ढांचा की जो है रेजिलेंस दिखाता है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कुछ केस रहा है उसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। और देखिए इन फ्यूचर में वो अपडेट होता रहेगा, जो नोट्स है वो अपडेट होता रहेगा। तो मतलब सजेस्ट ये करते हैं कि आप पेपर में बनाइए, A4 शीट पेपर में, या फिर स्पायरल कॉपी में बनाइए, रजिस्टर में बिल्कुल मत बनाइएगा, है ना। बिग नो है उसके लिए, क्योंकि वहां पे ऐड करना बहुत मुश्किल है नोट्स को, ठीक है। या तो फिर A4 शीट पेपर में बनाइए, या फिर स्पायरल कॉपी में बनाइए, या फिर डिजिटली जो बना रहे हैं लोग, है ना, वो भी ठीक है। मतलब हालांकि मैं प्रेफर करता हूँ पेज वाले नोट्स को, क्योंकि वहां पे क्या है कि आप जो है प्रैक्टिस भी वही पेज पे करेंगे और लिखेंगे भी पेज पे, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। बाकी ठीक है, जैसा भी करें आप, या हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट कर लीजिए। कुछ जगहों पे जहाँ पे आप डिजिटली सेव करें डिजिटली सेव कर लीजिए, या फिर नोट्स में सेव कर लीजिए ना, जैसा भी ठीक लग रहा होगा आपको। कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे नोट्स को? तो पेपर वाइज और सब्जेक्ट वाइज। पेपर 1 का जो नोट्स रहेगा सारे सब्जेक्ट का, वो एक फाइल में रहेगा, प्लास्टिक वाली फाइल में, है ना। पेपर 2 का जो नोट्स रहेगा वो फिर रहेगा एक प्लास्टिक वाली फाइल में, ठीक है। प्लास्टिक से एतराज है तो आप जूट की फाइल यूज कर लीजिए, कोई और यूज कर लीजिए, है ना। तो किसी का भी बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि पेपर वाइज अलग अलग होना चाहिए, ताकि जब आप मेंस लिखने के लिए जाएंगे तो पेपर 1 का नोट्स आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाए कि पेपर 1 का ही पढ़ पढ़ करके आप जो है पेपर 1 का टेस्ट देने के लिए गए, पेपर 2 का पढ़ करके फिर पेपर 2 का नोट देने के लिए गए। पेपर 1 के भीतर भी जो फाइल रहेगा, ठीक है, उसमें मान लीजिए हिस्ट्री के लिए आपने बनाया, ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए 10 से 15 पेज है मान लीजिए आपके पास नोट्स, तो उसके लिए फिर एक स्टेपलर किया हुआ हो, या फिर वो रस्सी में बंधा हुआ हो अलग से। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री जो है मिक्स हो गया ज्योग्राफी के साथ। जब रिवीजन करेंगे तो हिस्ट्री का एक साथ करेंगे, है ना, ज्योग्राफी का एक साथ रिवीजन करेंगे। ऐसे ही ज्योग्राफी का जो है मान लीजिए 20-25 पेज का नोट्स बन रहा है, वो भी फिर सेम है, एक साथ ही स्टेपलर हो, है ना। वैसे ऑर्गेनाइज रहेगा नोट्स, और जब ऑर्गेनाइज रहता है ना तो ऑर्गेनाइज चीजों का वैल्यू अलग ही रहता है, आप बेटर तरीके से काम कर पाते हैं, और वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक। अब आते हैं तीसरा, कि नोट्स में क्या सूचना आनी चाहिए या क्या क्या नहीं आनी चाहिए, कैसे डिसाइड होगा ये। तो देखो भाइयों, जो इसका डिसीजन का सबसे बेस्ट तरीका है, आप टॉपर्स की कॉपी में देखो कि कैसे जो है वो नोट्स में ऐड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, है ना। आप पॉलिटी के क्वेश्चन जब उनके देखेंगे लिखे हुए, तो वहां पे देखिए क्या क्या ऐड कर रहे हैं वो, है ना। आर्गुमेंट्स जो ऐड कर रहे हैं वो कैसे ऐड कर रहे हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ऐड कर रहे हैं कि नहीं ऐड कर रहे हैं, क्या एग्जाम्पल ऐड कर रहे हैं कि नहीं ऐड कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वही सब चीजें जो है आपको बताएंगे कि कौन से कंटेंट जो है वो आपके शॉर्ट नोट्स में जाने चाहिए। आपको समझ में आएगा कि इन सारी चीजों के जो है मार्क्स अवार्ड होते हैं, और उसको फिर आप शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करिए। तो टॉपर्स की कॉपी एक आपका बहुत अच्छा रेफरेंस हो सकता है। बाकी एक नॉर्मल सी बात है, आप की टर्म्स इंक्लूड करिए, जो बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है। अगर अंग्रेजी में मिल रहा है तो उसको देवनागरी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए, चैट जीपीटी, है ना, ये सब चीजें बहुत आसान हो गई है। एयरटेल का परप्लेक्सिटी जो है वो पूरा साल भर का दे रहा है सब्सक्रिप्शन फ्री में, तो आप वहां से हेल्प करिए, गूगल ट्रांसलेट का हेल्प लीजिए ट्रांसलेट करने के लिए, है ना। एग्जाम्पल्स करिए अच्छे अच्छे जो आते हैं, ग्राफ वगैरह,
जैसे क्लॉडिया गोल्डिन का आया था, जब क्लॉडिया गोल्डिन को नोबेल मिला था, तो उन्होंने जो है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के जो थीसिस दी थी, उसका वो ग्राफ आया था, आप वो इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। वो ऐसे ही यू हाइपोथेसिस था, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो महिलाएं बहुत भागीदारी करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कम हो जाता है, सर्विसेज में बढ़ जाता है। आप ये वाला इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजों के लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा थोड़ा सा। आप एक एक टाइम डिसाइड कर लीजिएगा। जैसे हमारे लिए जो बेसिकली नोट्स प्रिपरेशन का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है न्यूज़पेपर, है ना, मैगजीन, ठीक, और प्लस में टॉपर्स की कॉपी। तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ठीक है, उसी समय पे बस आप नोट्स को रख करके वैल्यूडेशन करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको जो है बार बार खोलना नहीं पड़ेगा, बार बार इरिटेशन नहीं होगी, है ना। आप एक ही टाइम फिक्स करिए, जब भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तब आप अपने सारे नोट्स जो है एक साथ रख लीजिएगा और उस समय ऐड करिएगा, उसी समय टॉपर्स की कॉपी वगैरह भी एनालाइज कर लेंगे आप, ठीक है। अब आते हैं स्टैटिक वर्सेस करंट अफेयर्स या स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। क्या स्टैटिक का भी नोट्स बनाना जरूरी है या दोनों का नोट्स बनाना जरूरी है? करंट अफेयर्स का तो बनाना ही बनाना है ना। देखिए स्टैटिक में सारे सब्जेक्ट का बनाना जरूरी नहीं है ना, वो आपके कन्वीनियंस के ऊपर है। जो चीज आप जैसे भूल रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री अगर आपकी अच्छी हो, है ना, और अच्छी हो जाती है नॉर्मली क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है ना, ज्यादातर चीजें मेमोराइज हो जाती है। फिर भी अगर आप कुछ भूल रहे हैं तो फिर आप उसको जो है एक दो पीस, तीन चार पेज में आप कहीं लिख लीजिए। एटलीस्ट मैप वगैरह बना लीजिए, जैसे 18वीं सदी का भारत, या फिर जो ब्रिटिश का विस्तार हुआ था वो, है ना, फ्रेंच की टेरिटरी, ये सब जो है बहुत हैंडी आएगा, है ना। जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे ना, इन चीजों को इंक्लूड कर देंगे। बहुत सारे बच्चे इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि हिस्ट्री में तो क्या ही वैलिडेशन करें, ये सब वैलिडेशन कर सकते हैं। एनसीईआरटी में जो कुछ कुछ हिस्टोरियन का नाम लिखा होगा, आप उनको भी कोट कर दीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ऑप्शनल के आप यहाँ पे कंटेंट लेकर के आइए, लेकिन जो एनसीईआरटी बेस्ड है, अगर कुछ कोट अच्छे हैं तो क्यों नहीं कोट कर सकते हम उनको, है ना। 11 12 बेस ही तो कॉन्सेप्ट है, जबकि यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए ग्रेजुएशन एक मिनिमम क्राइटेरिया है। तो आप पनिश तो होंगे नहीं, आपको नंबर ही मिलेगा। आप थोड़े से आँख कान खुले रखिए, अगर कुछ ऐसा बुक पब्लिश हो रहा है जो बहुत न्यूज में रह रहा है, जैसे कि शशि थरूर की जो किताब थी एन एरा ऑफ डार्कनेस, वो बहुत न्यूज में रही थी। तो अगर उनका कुछ आर्गुमेंट्स ऐसा रह रहा है, आप उसको ऐड कर दीजिए, है ना। हालांकि हिस्ट्री वगैरह के लिए बहुत प्रोडक्टिव नहीं रहता है शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना। आप उसके पीवाईक्यू ही लिखेंगे ना, सॉल्यूशंस, तो वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री के वो रिपीट होते हैं। आर्ट एंड कल्चर्स के लिए आप शॉर्ट नोट्स जरूर प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स रहेगा वो बेसिकली आपके वैल्यू एडिशंस का मेन रहेगा। वैल्यू एडिशंस कहने का मतलब है आप कुछ आर्ट फॉर्म प्रिपेयर कर रहे होंगे, है ना। जैसे कि आपने टेम्पल का जो है एक रफ स्केच बना लिया। रफ स्केच कहने का मतलब है कि आप एक स्केच बना लिए, नागर शैली क्या होता है, द्रविड़ शैली का क्या होता है, वेसर शैली का क्या होता है। आप स्तूपा का बना लिए, अशोक स्तंभ का बना लिए, इस तरीके से जो है बना लिया, फिर मैप में दिखा दिया। जैसे कि एनसीईआरटी में है ना, भक्ति जो संत होते हैं उनके ऑल ओवर इंडिया को लेकर के जो जहां जहां डिस्ट्रीब्यूशन था, जैसे संत रविदास कहाँ के थे, है ना, अंडाल कहाँ की थी, तो उनको उन्होंने मैप में दिखाया, पीरियड भी साथ में लिखा है। आप उसको नोट कर लीजिए, भक्ति मूवमेंट्स के ऊपर कभी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ऐड कर देंगे, है ना। कुछ और क्या कर सकते हैं, जैसे जो जो भूलते हैं और जो इंपॉर्टेंट भी रहता है, जैसे कि मान लीजिए एक बार क्वेश्चन आया था पर्शियन लिटरेचर को लेकर के, है ना, आप उसको ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे हड़प्पन आर्ट्स फॉर्म के ऊपर क्वेश्चंस आया है, जो आप उसमें कैसे वैलिडेशन कर सकते थे। अगर आपने एक मैप प्रिपेयर कर दिया, आपने दिखा दिया कि मोहनजोदड़ो से जो है नर्तकी की मूर्ति मिली है ना, यहाँ लोथन से कुछ ये मिला है। तो अगर आपने इस तरीके से दिखा दिया वही मैप बना करके एक छोटा सा, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना। छोटा सा बनाने में माइक्रो डायग्राम कितना ही टाइम लग रहा है, बहुत टाइम नहीं लगता अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से तो। फिर ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी का भी हम नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टैटिक के बारे में जो मैं नोट्स कर रहा था वो मैं दिखाता हूँ एक आपको एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है। तो मैं अभी ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसको बस ओपन कर रहा हूँ, वहां से आपको शो कर रहा हूँ कि कैसे हम क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ये चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ठीक है। अब मान लीजिए हमने इसको पढ़ लिया, 4 से 5 बार की पढ़ लिया, ठीक है, 4 से 5 बार इसको पढ़ लिया, तो हमें समझ में आ गई, समझ में भी आ गई किताब, और बहुत सारी चीजें याद भी हो गई, है ना। या मैं कहूंगा कि ज्यादातर चीजें याद हो गई हमें। अगर आपने 4 से 5 बार पढ़ा है ना तो ज्यादातर चीजें याद हो जाती है। हम नोट क्या करेंगे, नोट करेंगे बेसिकली जो एग्जाम हॉल में हम उन टर्म को लिखेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कहे कि पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के आरंभिक सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत जो है आप एक्सप्लेन करिए, ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऐसा करके तो आरंभिक सिद्धांत में आप क्या लिखेंगे, इमैनुअल कांट ने क्या कहा, गणितज्ञ लाप्लास ने क्या कहा, चैम्बरलेन और मोल्टन ने क्या कहा, है ना,
फिर उसके बाद द्वितारक सिद्धांत क्या था, नेबुलर हाइपोथेसिस क्या था, यही सब बातें तो लिखेंगे। तो आपके नोट्स में बस ये टर्म्स आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप इनके एक्सप्लेनेशन तो जान ही चुके होंगे 4-5 बार पढ़ने के बाद। इनकेस अगर भूल रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप फिर आप अपने एनसीईआरटी में आएंगे, फिर उसको याद करेंगे। या फिर ऐसा एक हुक वर्ड लिख दीजिए। हुक वर्ड कहने का मतलब है कि जिसको आप पढ़ करके जो है समझ जाएंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, तो उस थ्योरी के आगे हुक वर्ड लिख दीजिए, है ना। जैसे आप आधुनिक सिद्धांत में बिग बैंग थ्योरी, है ना, बिग बैंग थ्योरी के आगे एडविन हब्बल नाम लिखेंगे और ब्रह्मांड का विस्तार, आकाशगंगा एक दूसरे से दूर, इसी में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने 4-5 बार पहले ही पढ़ रखा है ना। तो इस तरीके से अगर आप एनसीईआरटी के नोट्स बनाएंगे ज्योग्राफी के या फिर दूसरे और सब्जेक्ट के भी, जो रेलिवेंट रहेगा हमारे लिए, है ना। हालांकि ज्योग्राफी ज्यादा रेलिवेंट रहता है मेंस के हिसाब से, क्योंकि और दूसरे सब्जेक्ट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। हिस्ट्री का तो मैंने बता ही दिया कि वो पीवाईक्यू में कवर हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर का आप भले बना सकते हैं, है ना, वो भी हालांकि पीवाईक्यू में कवर हो जाता है, लेकिन उसमें वैल्यूडेशन के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, और वो एनसीईआरटी में है भी उसके संभावना। ठीक है, तो आप वैसे करके प्रिपेयर कर सकते हैं, और इस तरीके से आप एनसीईआरटी को करेंगे ना तो बहुत कम पेजेस में खत्म हो जाएगा। मतलब एक चैप्टर के लिए मुश्किल से जो है हार्डली मैं कह रहा हूँ, है ना, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 पेज, ये 2 पेज में आपका हो जाएगा, है ना। और आप चूंकि मेंस के हिसाब से तैयार कर रहे हैं नोट्स, है ना, मेंस के पीवाईक्यू के हिसाब से आप जो समझ रहे हैं, तो आप समझिए कि कम पेज लगता है। मतलब मैंने अपने अनुभव से बता रहा हूँ और लोगों के अनुभव से बता रहा हूँ, पेज आपको बहुत कम कम समय लगेगा, और आपकी समझिए ज्योग्राफी जो है बिल्कुल 8 से 10 पेज में सिमट के हो जाएगी। आपको मेंस में बहुत कम समय लगेगा प्रिपेयर करने में, और आप अच्छे वर्ड भी लिख करके आ पाएंगे, है ना। तो आते हैं हम फिर अपने विषय के ऊपर। हाँ, तो फिर इसी तरीके से पॉलिटी का आप कुछ पॉलिटी का आप स्टार्टिंग जो प्रिपेयर करेंगे वो बेसिकली टॉपिक वाइज, जैसे मैंने दिखाया ना अभी कि संघवाद, संघवाद में जैसे अगर स्टार्टिंग कुछ नॉलेज है, जैसे संघवाद की क्या विशेषताएं, आपको लगता है कि लिख लेते हैं यार कहीं भूल न जाए, लिखित संविधान, द्विसदनीयता, तो आप लिख लीजिए लिखित संविधान, द्विसदनीयता, है ना, कितना ही समय लग रहा है, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, ये कीवर्ड ही तो है, एक लाइन में सारा समाहित हो जाएगा संघवाद की विशेषता में, 8 से 10 वर्ड में, है ना। एथिक्स का भी जो है वो टॉपिक ही वाइज ही बनाते हैं हम, और एथिक्स का जो है देखिए 2 एस्पेक्ट्स में बनेगा, एक तो बनेगा थ्योरी वाला, और दूसरा बनता है केस स्टडी वाला, ठीक है। दो शॉर्ट नोट्स बनेंगे 2 पक्ष में आपके, ठीक है, थ्योरी एंड केस स्टडी। केस स्टडी का कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, थ्योरी तो ठीक है टॉपिक वाइज आप आसानी से बना देंगे, देखिए केस स्टडी भी अगर आप एनालाइज करेंगे ना, तो वो अलग अलग टॉपिक से आ रहा है। कौन कौन से टॉपिक से आ रहा है, करप्शन से आ रहा है, ठीक है, वर्क प्लेस मैनेजमेंट से आ रहा है, इंटरनेशनल एथिक्स से आ रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आ रहा है, ठीक है। आप आइडेंटिफाई करिए, आप करना बहुत जरूरी है, अगर आप पढ़ेंगे तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इन सारी चीजों को, और फिर आप शॉर्ट नोट बनाइए उस चीज को, कि मान लीजिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड आ रहा है केस स्टडी, तो इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, मतलब नो डाउट वहां का आप कंटेक्स्ट तो देंगे, लेकिन साथ में आप कंपनी एक्ट वगैरह क्यों नहीं दे सकते, है ना, कंपनी एक्ट मेंशन करिए। अगर संविधान का कुछ रेफरेंस मिल पाता है, सुप्रीम कोर्ट का कुछ रेफरेंस मिल पाता है, तो वहां पे आप ऐड करिए। अगर आप इंट्रोडक्शन में नहीं यूज कर पाएंगे, कंक्लूजन में ऐड हो जाएगा, कहीं पे जब आप अपने डिसीजंस को उसके प्रति साक्ष्य देंगे ना, तो वहां पे यूज जाएगा। तो नोट करना बड़ा जरूरी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड जो एथिकल डायलेमा है वो आप लिखेंगे, आप ऐसे करके जो है एक बनाएंगे कुछ गोल घेरा, और फिर यहाँ पे जो है अलग अलग प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक जो केस स्टडी है, मतलब मुझे लगता है कि 2 केस स्टडी का टॉपिक एक पेज में आराम से आ जाएगा, मतलब स्पेस भी बच जाएगा। और कितने टॉपिक से केस स्टडी आते होंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है 20 टॉपिक आप आइडेंटिफाई कर, ज्यादा मैं बता रहा हूँ, ये भी 20 टॉपिक, इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं, है ना। 20 टॉपिक के लिए 20 पेज मोर देन सफिशियंट होगा, जब 15 पेज 10 पेज, है ना, इससे ज्यादा तो जाएगा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपके नोट्स सिमेंट के हो जाएंगे केस स्टडी के, और वो भी ऐसे नोट्स बनेंगे आपके जो बहुत अच्छे क्वालिटेटिव रहेंगे। कहाँ से ऐड करेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन, टॉपर्स की कॉपियां देखिए कि केस स्टडी जो उन्होंने आंसर्स किया है वो किस बेसिस पे आंसर किया है, क्या क्या कंटेंट यूज करा है उन्होंने। और सारे टॉपर्स के मत देखिएगा, जिनका एथिक्स में बहुत अच्छा स्कोर है आप वहां से देखिए, आप बहुत अच्छा करेंगे। थ्योरी सेक्शन में कैसे बनाएंगे, सेम टॉपिक वाइज बनाएंगे हम, है ना, अलग अलग टॉपिक, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है, सेम अप्रोच रखेंगे हम, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, है ना, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इंट्रो में वही 2-3 आप रेडीमेड इंट्रोडक्शन रेडी रखिए, जैसे ईआई के लिए गोलमेन का जो डेफिनेशन है वो रख सकते हैं, है ना, या फिर कहते हैं कि ईआई जो है 80% सफलता में हेल्प करता है, 20% जो है आईक्यू हेल्प करता है, तो आप वो उससे शुरुआत कर सकते हैं। बॉडी में क्या होगा, ईआई के फायदे क्या हैं, ईआई के डिफरेंट कंपोनेंट क्या हैं, है ना, वही सारे तो एस्पेक्ट होंगे।
और ये सब कहाँ से समझ में आएगा आपको कि किस किस एस्पेक्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं? ऑब्वियसली पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई साहब जो पीवाईक्यू में पूछा जा रहा है क्वेश्चंस थ्योरी वाले सेक्शन में, वहां पे पूछा जा रहा है एक तो स्टैटिक नॉलेज बिल्कुल, है ना, बिल्कुल मतलब उसके थियोरेटिकल सेक्शन कि एटीट्यूड की कंपोनेंट क्या है, एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होता है, दूसरा एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, दोनों बातें पूछी जा रही है, तो आप दोनों चीजों के लिए तैयार रखेंगे कंटेंट, और दोनों चीजों के आंसर्स लिखने के लिए भी तैयार रहेंगे। जो वैलिडेशन रहेगा टॉपर्स की कॉपियों से डालेंगे, न्यूज़पेपर से डालेंगे, है ना, कहीं पे और कुछ आप पढ़ रहे हैं नॉर्मल वेबसाइट जैसे द बेटर इंडिया है ना, उन सब जगहों से आप अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो फिर आप वहां पे नोट करिए उन इन्फॉर्मेशन को। अब आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाएंगे? देखिए, करंट अफेयर्स स्टैटिक का हम अलग अलग कैटेगराइज करके सामान्यता नहीं बनाएंगे, हम टॉपिक वाइज चलेंगे, है ना। साइक्लोन अगर है, ठीक है, तो हम साइक्लोन को प्रिपेयर करेंगे, ना कि हम जो है स्टैटिक में साइक्लोन एक बार अलग प्रिपेयर करेंगे, करंट अफेयर्स में एक बार साइक्लोन अलग से प्रिपेयर करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा साइक्लोन, इसके अंदर स्टैटिक का कुछ नॉलेज है वो भी ऐड करेंगे, करंट अफेयर्स का नॉलेज है कुछ वो भी ऐड करेंगे, तो सेम। तो करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज क्या रहेंगे, उसके नोट्स कहाँ से बनाएंगे? देखिए, करंट अफेयर्स के जो सोर्सेज रहेंगे, मैगजीन, न्यूज़पेपर, कुछ अदर सोर्सेज जो आप फॉलो कर रहे होंगे थोड़ा, है ना, जब आपका मन ऐसा नहीं लग रहा होगा या फिर आप पढ़ के बोर हो रहे होंगे, तो उसमें जो है ऑल इंडिया रेडियो, सनसेट टीवी, ये सब। ठीक है, मैगजीन से कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उसका भी मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हम चलते हैं मैगजीन के ऊपर। ये है मैगजीन हमारे पास। ठीक, आप मैगजीन पढ़ चुके हैं 2-3 बार 4 बार। ठीक है, मैं बस ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे आपातकाल के 50 वर्ष। ठीक है, पहला टॉपिक जो है वो है आप सॉरी आपातकाल के 50 साल। ठीक, आपातकाल के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर व्यक्तित्व अधिकार है, संक्षिप्त सुर्खियों में क्या है, नार्को परीक्षण की संवैधानिक वैधता, भारतीय गुणवत्ता परिषद, ईसीआई एनईटी ऐप और आदि कर्मयोगी कार्यक्रम। अब सोचिए कि आदि कर्मयोगी प्रोग्राम जो है कार्यक्रम वो बहुत कम न्यूज में रहा है, क्या इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें? संभावना कम है ना, कोई इतनी बड़ी स्कीम नहीं है कि इंडिपेंडेंटली क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो नॉर्मली हम इसके बारे में समझेंगे और इसको जिस टॉपिक का कार्यक्रम रहेगा ये, उसमें एग्जाम्पल के रूप में बस नोट करेंगे। भारतीय गुणवत्ता परिषद, क्या ये मेंस का सवाल हो सकता है? नहीं हो सकता है मेंस का सवाल ये, वो भारतीय गुणवत्ता परिषद की कार्यप्रणाली नहीं पूछेंगे आपसे, है ना। आप भले यहाँ कहीं पे एग्जांपल्स में आप यूज कर लेंगे जहां पे आप क्वालिटी एनहेंसमेंट की बात कर रहे होंगे, लेकिन इंडिपेंडेंटली क्वेश्चंस नहीं आएगा, ये इतना बड़ा निकाय नहीं है यूपीएससी वगैरह के जैसा या कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के जैसा। तो आप बस इसको जो है ऐड करेंगे कहीं पे एग्जांपल्स के रूप में, है ना। आपातकाल के 50 साल के ऊपर आप जो है इंडिपेंडेंटली शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। और वो भी कहाँ पे प्रिपेयर होगा आपका ये, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो आपका शॉर्ट नोट्स रहेगा वहां पे प्रिपेयर होगा, ना कि आप इसके लिए मैगजीन के लिए एक अलग शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेंगे, है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ टॉपिक के अंदर सारी चीजें प्रिपेयर होंगी, आप कहीं से भी लेकर के आइए, है ना, आप किताब से लेकर के आइए, नोट से लेकर के आइए, मैगजीन से लेकर के आइए, न्यूज़पेपर से लेकर के आइए, लेकिन जाएगा आपके वो शॉर्ट नोट्स में, टॉपिक के अंदर, है ना, सब्जेक्ट के अंदर, ना कि वो अलग अलग चीजों के अलग अलग शॉर्ट नोट्स रहेंगे। आपकी किताब के अलग शॉर्ट नोट्स नहीं रहने चाहिए, न्यूज़पेपर का अलग शॉर्ट नोट्स नहीं रहना चाहिए, है ना। एक टॉपिक के अंदर ये सारी चीजें समाहित होनी चाहिए। यहीं पे मैं देखता हूँ इंडेक्स में ही ना, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी। तो इंडेक्स में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत और संघाई सहयोग संगठन पूछ सकता है, एससीओ बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन के नेतृत्व वाला त्रिपक्षीय गठजोड़, अब चीन ने कोई त्रिपक्षीय गठजोड़ बनाया है, ठीक है, चांसेस कम है इसके ऊपर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आए, लेकिन ये कैसे चैलेंज कर रहा है हमारे मतलब इंटरेस्ट को, वहां पे आप ऐड कर सकते हैं। जब भारत का नेतृत्व वाला कुछ क्वेश्चन आएगा, या भारत किस प्रकार के चैलेंजेस फेस कर रहा है पड़ोसी देशों में, है ना, इजराइल अमेरिका ईरान संघर्ष पूछ सकता है, वेस्ट एशिया में, है ना, वेस्ट एशिया संघर्ष वगैरह, तो वेस्ट एशिया का जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे वहां पे ऐड हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन में सुधार, है ना, यहाँ पे जो है डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म की बात की जा रही है, तो डब्ल्यूटीओ जो आपका टॉपिक रहेगा वहां पे रिफॉर्म में ऐड करेंगे, है ना। क्या क्या ऐड करेंगे वो मैं दिखाता हूँ, है ना। एक एक कोई टॉपिक लेते हैं हम, जैसे यहीं पे आपातकाल को लेकर के, ठीक है। तो आपातकाल क्यों लगाया गया था, मान लीजिए हम यही प्रिपेयर करें, आपातकाल क्यों लगाया गया था, तो यहाँ पे दिया है सामाजिक अशांति, उस समय देश में सरकार के खिलाफ व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन, हड़तालें और आंदोलन हो रहे थे, इनमें जयप्रकाश नारायण, ठीक है, नेतृत्व में जेपी आंदोलन वगैरह ये सब हुआ था। तो क्या पूरा इन्फॉर्मेशन लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं, है ना, ये सब बवंडर मिस्टेक नहीं करना है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि 3-4 बार पढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सामाजिक अशांति लिखेंगे, प्लस में जयप्रकाश नारायण की ओर लिख देंगे। अब यहाँ से आप रिकॉल कर लेंगे कि ऑलरेडी आप 2 बार मैगजीन पढ़ चुके होंगे तब बना रहे होंगे। मैं कह रहा था ना कि जो नोट्स पहले आप प्री कंडीशन तो यही है कि जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज है 8 से 10 बार, मैगजीन के लिए प्री कंडीशन ये है कि आपको 1 से 2 बार कम से कम पढ़ा होना चाहिए,
इसके लिए 102 बार इसलिए क्योंकि यहाँ से जो आप 8-10 बार पढ़ चुके हैं, उसके बाद जो समझदारी डेवलप होती है, जो पढ़ने का एटीट्यूड डेवलप होता है ना, वो यहाँ पे बस 1-2 बार पढ़ने से आपकी डेवलप हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि हाँ, क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं। तो आप सामाजिक अशांति लिखेंगे और जयप्रकाश नारायण लिखेंगे। उन्होंने लिखा है 1971 के बाद आर्थिक संकट, बस 1971 के बाद आर्थिक संकट, यहाँ पे कुछ ऐसा रह नहीं रहा है, महंगाई, बेरोजगारी वगैरह, वो तो आप लिख ही देंगे, है ना। राजनीतिक कारण, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश, तो बस आप यही लिखे। और मैं तो कहता हूँ कि ये राजनीतिक कारण, सामाजिक अशांति, इस तरीके से सब हेडिंग बनाने के बजाय ये सब हेडिंग भी बहुत ही बढ़िया बनेगा आपका। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायणवाद, आप इसको सब हेडिंग बना सकते हैं और लिखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग तो लिख ही रहे हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, है ना, कल्चरल सब हेडिंग के अंतर्गत, तो फिर उसके नंबर नहीं मिलेंगे। मतलब मिलेंगे, लेकिन नाराज मत होइए, लेकिन वो कम नंबर मिलेंगे कंपैरेटिवली ना। जब आप इनोवेशन को यूज करेंगे तो नंबर बढ़ते हैं फिर हमारे, है ना। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यूपीएससी जो है हमेशा रिवार्ड करती है इनोवेशन को, है ना। भले वो खुद इनोवेट नहीं कर रही हो कई चीजों में, लेकिन जो है आप इनोवेशन को रिवार्ड करती है, तो आपको भी जो है इनोवेशन करनी चाहिए, है ना। एक और मैं उदाहरण देता हूँ, हम आते हैं आईआर वाले सेक्शन में, है ना। एक मिनट बस, ठीक है। जैसे एससीओ को लेकर के, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है कि हाल ही में भारत ने चीन के रक्षा मंत्रियों बैठक में संयुक्त तौर पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे अन्य संबंधित तथ्य, एससीओ में 2005 में ऑब्जर्वर का दर्जा मिला, ये इतनी जरूरत है नहीं हमारा, ये पूछेगा ही नहीं कि आप बताइए कि एससीओ में भारत को सदस्यता कब मिली, कब ऑब्जर्वर बना, इसकी संभावना बहुत कम है ना। यहाँ पे कह रहा है कि भारत ने संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अब ये क्वेश्चंस भी जो है ना, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, हालांकि आ सकता है कि भारत जो है क्यों ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे हस्ताक्षर नहीं किया, चैलेंजेस कम, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन ये यूज हो सकता है कि एससीओ के कार्यप्रणाली के संदर्भ में भारत की चिंताएं क्या क्या है, भारत ने क्यों हस्ताक्षर नहीं किया, है ना। वो इसका पीछे कुछ कारण होगा, इसका मतलब कि एससीओ में कुछ दोष है, वहां पे सहमति नहीं बन पाई है, तो आप एससीओ के लिमिटेशंस में बस आप छोटा सा यूज करेंगे, है ना, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे आप। अब यहाँ पे एससीओ फ्रेमवर्क के तहत भारत के लिए रणनीतिक अवसर, मध्य एशिया से जुड़ा भू राजनीतिक पहुंच, अब बस ये जोड़िए, मध्य एशिया से जुड़ाव, है ना। और यहाँ पे फिर आप एग्जाम्पल में आगे ऐड कर सकते हैं कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति, ठीक है। तो मतलब ये 3 वर्ड लिख, कितना वर्ड है, 1 2 3 4 वर्ड, 4 वर्ड लिखा और ये फिर 4 वर्ड उसके सामने लिख दिया। अब यहाँ से आप समझ जाएंगे कि इन दोनों को लिंक करके आप कैसे आंसर्स में एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे, है ना। हम पूरा लाइन बाय लाइन नहीं लिखेंगे, हम बस की टर्म नोट करेंगे, उसके आगे का कुछ एग्जाम्पल नोट करेंगे, या उसके आगे का कुछ टर्म नोट करेंगे, कुछ पॉलिसी नोट करेंगे, ताकि उसके थ्रू हम फिर आंसर्स में एक्सप्लेन कर पाए, है ना। अरे भाई साहब, 8 से 10 बार रिवीजन कर लोगे, 1 से 2 बार मैगजीन पढ़ लोगे आप, तो इतना तो हमारी कैपेबिलिटी बढ़ ही जाती है ना, कि हम इन वर्ड्स के थ्रू आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हम आते हैं फिर से अपने पुराने वाले के ऊपर, मुझे लगता है मैगजीन वाले से आप समझ गए होंगे है ना। तो हाँ, अब देखिए, जैसे कि हिमालयी घटनाओं के प्रति गंभीर होने की जरूरत, ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था। न्यूज़पेपर से कैसे नोट करेंगे, है ना। एक मैंने हिंदी का लिया, एक अंग्रेजी का लिया है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के में जो है जल प्रलय आया था, फिर उत्तराखंड के धराली में आया था। अब ये आप उसको एग्जाम्पल में ऐड कर लीजिए कि कैसे जलवायु परिवर्तन या फिर हिमालय क्षेत्र कैसे वल्नरेबल है, क्या क्या आपदाएं आ रही है। तो यहाँ पे एक ये हो जाएगा, यहाँ पे उत्तराखंड के धराली आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे देखिए कितना अच्छा आर्गुमेंट यूज हुआ है कि 5 से 10% सॉरी, पृथ्वी ने मनुष्य को जन्म देने के लिए सदियों तक तैयारी की और अपने गर्भ में पीड़ा सहते हुए हवा, पानी, जंगल और मिट्टी को जीवन के अनुकूल बनाया, पर मनुष्य के आगमन के बाद यह संतुलन बिगड़ने लग गया। अब देखिए, ये आप ऐसे में भी यूज कर सकते हैं, इस तरीके की लाइनें आप सीधा ये लाइन कॉपी कर लीजिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपने ऐसे वाले बुकलेट में, है ना। यहाँ पे एक फैक्ट जैसे बताया इन्होंने कि हिमालय जो है वो केवल आपदाओं का गढ़ नहीं है, लगभग 18 देश यहाँ के जल और हवा से पोषित होते हैं। अब देखिए, ये आपको आर्गुमेंट्स मिल गया ना, जब आप हिमालय का इंपॉर्टेंस बताएंगे, माउंटेन इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंस बताएंगे, उनको कंजर्व करने का, तो फिर आप ये आर्गुमेंट्स यूज करेंगे, है ना। बस आप इतना ही नोट करिए कि 18 देश के जल, है ना, 18 देश के जल वगैरह भी लिखने की जरूरत नहीं, 18 देश लिख दीजिए, सामने में जल प्लस हवा। आप इसी से बात में समझ में आएंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि आपने लिखा है ना, आप अपनी बात तो समझ ही जाएंगे। किसी और को तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, बेचने के लिए तो प्रिपेयर कर नहीं रहे हैं आप, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं न्यूज़पेपर वाला।
और क्वेश्चंस देखिए, वही क्वेश्चन से पता चलता है। जैसे यहाँ पे है कि हाउ कैन द माउंटेन इकोसिस्टम बी रिस्टोर्ड, 2019 में क्वेश्चन आया था कि डेवलपमेंट इनिशिएटिव के कारण जो माउंटेन इकोसिस्टम अफेक्ट हो रहा है उसको रिस्टोर कैसे किया सकता है। तो आप उसको बताएंगे ना इंट्रोडक्शन में या कहीं कंक्लूजन में कि कितना इंपॉर्टेंस है उस चीज का, माउंटेन इकोसिस्टम का, या फिर डैमेज कैसे हो रहा है उसका उदाहरण तो देंगे। ये सब उदाहरण ही तो है ना। अगर आर्टिकल में कहीं पे सुधार रहता है तो सुधार ऐड करेंगे। अब आते हैं जैसे दूसरा आर्टिकल, है ना, ये तो मैंने एडिटोरियल से लिया था। ये देखिए न्यूज कटिंग है केवल, है ना। यहाँ पे जो सीजीआई खन्ना है, एक्स सीजीआई खन्ना, उन्होंने कहा है कि साइमल्टेनियस जो पोल है, एक साथ जो चुनाव हो रहा है, वो इलेक्शन कमीशन को बहुत ज्यादा पावर दे देगी। और यूपीएससी ने ये पूछा हुआ था, है ना, यही सेम क्वेश्चन नहीं था लेकिन उन्होंने पूछा। देखिए, लोकसभा राज्य विधानसभाओं के एक साथ एक ही समय में चुनाव प्रचार की अवधि और व्यय को तो सीमित कर देंगे, परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सरकार की जवाबदेही दे रखा है, यहाँ पे वो पूछ देंगे कि व्यय कम होगा, चुनाव प्रचार की अवधि भी कम होगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो सकती है, वो बहुत पावरफुल बन जाती है, पावरफुल बन सकती है। चर्चा करिए। तो ये आर्गुमेंट्स हमारे यूज रहेंगे ना। सेम क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना कम है, सेम थीम तो रिपीट होगा अगर वो चर्चा में रह रहा है तो। साइमल्टेनियस पोल तो बहुत चर्चा में है। ठीक है, तो उन्होंने जो आर्गुमेंट्स दिया है आप बस छोटे छोटे नोट करेंगे, सेम जो मैगजीन में भी दिखा रहा था, बस कीवर्ड नोट करिए, कुछ एग्जांपल रह रहा है तो वो नोट करिए। और जैसे यहीं पे है ना, एक इंपॉर्टेंट बात यहीं पे, ये क्या है, एक्स सीजेआई। तो जब आप आर्गुमेंट्स इनके लिख रहे होंगे तो यहाँ पे लिखिए एक्स सीजेआई और उनके आर्गुमेंट्स क्या क्या रहे, 1 2 3, कि ये जो है वो ईसीआई को पावरफुल बना देगी साइमल्टेनियस इलेक्शन। और जब आप आंसर्स लिखेंगे तो एक्स सीजेआई को कोट करते हुए लिखिए, एक्स सीजेआई खन्ना साहब ने ये कहा है। तो आपके आंसर्स जो है और क्वालिटेटिव बनेंगे और फिर नंबर आएगा। आपको लग रहा होगा कि बहुत बल्कि हो रहा है, ये हो रहा है, आप धीरे धीरे करेंगे, आपको एक साथ करना ही नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक साथ चुनाव जो प्रणाली है, अगर आप प्रिपेयर करें तो ऐसा नहीं कि आज ही आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा, नहीं होगा। जो पक्ष आया है न्यूज़पेपर में बस उसी चीज को लिखिए आप, कल होकर के फिर से कुछ अपडेट होगा आप फिर लिख लीजिए उसको, है ना। आप एडिटोरियल भी सुन रहे हैं, ठीक है, जहां से एडिटोरियल कवर करते हैं आप, वहां पे तो टॉपिक वाइज वो लगभग कंप्लीट कराते हैं आर्गुमेंट्स। ठीक है, आप वहां से बस छोटे छोटे नोट करिएगा, पूरे लाइन बाय लाइन मत लिखिएगा, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है बाद में। वो आपके नोट्स जो हैं वो बल्कि होता जाता है और फिर बाद में जो है आप उसको बेचते हैं कबाड़ी वाले के पास। ठीक है, तो छोटे छोटे यूज करिएगा। अगर आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो रिवीजन करिए, आप अपने बेसिक्स को बहुत रिवीजन करिए, फिर शॉर्ट नोट्स की तरफ जाइए। ठीक है, तो वही सेम चीज है यहाँ पे, टॉपिक एंड सब टॉपिक जो अभी मैं बता रहा था, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे रख लेते हैं और साइमल्टेनियस इलेक्शन रख लेते हैं, है ना। तो क्या है, क्यों जरूरी है ना, क्यों जरूरी है। ठीक है, फिर चिंताएं क्या है, सुधार क्या है, निष्कर्ष क्या है। ठीक है, नॉर्मली जो है ना ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से सॉल्व होते हैं। और कुछ मिनी डायग्राम वगैरह कोशिश करिए ऐड करने का, जैसे इलेक्शन का एक्सपेंडिचर है ना, उसका कुछ ग्राफ होगा तो सामान्यतः इस तरीके से बढ़ते हुए होगा क्योंकि कमर्शियलाइजेशन हो रहा है इलेक्शन का। जैसे वही टर्म में कह रहा था, है ना, जैसे चुनाव का वाणिज्यकरण टर्म है कि नहीं। आज ही मैं पढ़ रहा था तो जो है पंचामृत करके आया था टर्म। ठीक है, पंचामृत एक टर्म है और उसमें कौन कौन से पंचामृत है वो भी लिख लीजिए। तो इस तरीके से टर्म आपको यूटिलाइज करने पड़ते हैं अपने आंसर्स में, इंक्लूड करना पड़ता है, तब जाकर के फिर नंबर आते हैं। और वो सब कैसे आएगा, वो सब शॉर्ट नोट्स में आप इंक्लूड करेंगे तभी आएगा, है ना। और कैसे यूटिलाइज करेंगे वो मैंने बताया ही, शुरुआत में बताया था इंपॉर्टेंस के समय पे। फिर भी कि देखिए यूटिलाइज तब कर सकते हैं आप इसको जब आप टेस्ट से पूरी इसका रिवीजन करेंगे, है ना। अगर आप बनाते जाएंगे तो उसका भी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। आप बनाइए, पढ़िए और फिर उसको जाकर के इम्प्लीमेंट करिए, तब इस चीज का फायदा मिलेगा आपको। दूसरा क्या है, तो लॉट्स ऑफ वैल्यू एडिशन, बिना वैलिडेशन के जो है शॉर्ट नोट्स वो फिर बेकार है। आप खाली अपने क्लास नोट्स का या फिर कोई बुक का जो है उसी को शॉर्ट नोट्स में ऐड कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है फिर, क्योंकि वो ऑलरेडी आप इतनी बार रिवीजन करेंगे को लगभग याद हो जाता है। मतलब तब बनता है जब आप उसमें जैसे किसी का ओपिनियन, जैसे मैंने अभी बताया ना एक्सजेई, आप उसको ऐड कर रहे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट का केसेज ऐड कर रहे हैं, कोई एग्जाम्पल ऐड कर रहे हैं, कोई डेटा ऐड कर रहे हैं बहुत अच्छा, कोई टेबल ऐड कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसा टेबल बन रहा है तो, है ना। तब फिर जो है आपके शॉर्ट नोट्स की क्वालिटी बढ़ेगी और आपके आंसर्स की भी। नियमित अपडेट करना बहुत जरूरी है शॉर्ट नोट्स को, नहीं तो फिर वो जो है मतलब समझिए कि जैसे फाइलें कैसे रहती है,
इरेलीवेंट हो जाती हैं, है ना, सरकारी फाइलें कुछ कुछ धूल खाती रहती हैं, तो वैसा वाला नहीं करना है, अपडेट करते रहेंगे। अपडेट का एक टाइम फिक्स करिए ताकि आपके दिमाग में बर्डन नहीं बने, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तभी अपडेट करिए, है ना, उसी समय पे अपडेट करिए, एक समय फिक्स कर रखिएगा ताकि आप जो है बहुत आपके दिमाग में उलझन क्रिएट नहीं हो। फिर जो चौथा एस्पेक्ट है वो है कीप इट रियली शॉर्ट, जो अभी मैं बता रहा था ना, मैगजीन के थ्रू भी, न्यूज़पेपर के थ्रू भी, है ना, और एनसीईआरटी के बुक के थ्रू भी आपको शॉर्ट रखना है शॉर्ट नोट्स को। नहीं तो अगर आप इसको क्रिएट करेंगे ना, बड़ा बल्कि बनाएंगे, फिर वो काम का नहीं हो पाएगा। मैंने देखा है कई लोगों ने जो है जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला जो क्वेश्चन है ना, उसको बस डायग्राम फ्लो चार्ट वगैरह से कवर कर दिया, पूरा मैप वगैरह से, जैसे हड़प्पन वाला है, ठीक है, उसको बस एक इंडिया का मैप बनाया, है ना, उसमें जहां जहां पे आर्किटेक्चर वाले रहे हैं सारा कुछ वो सब ऐड करते गए, और वहीं पे उन्होंने खत्म कर दिया, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, सारा कुछ उसी में खत्म कर दिया। और ये किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ी बात है इसको करना, है ना, अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर रखा है तो ये बिल्कुल कर सकते हैं हम इसको। और कैसे कर सकते हैं, तो मेंस समय पर रिवीजन, है ना, जब आप मेंस लिख रहे होंगे, तो जब आप टेस्ट बार बार प्रैक्टिस कर रहे होंगे, डेली आंसर्स कर रहे होंगे, उसमें पे बार बार रिवीजन करिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। अब आते हैं पेपर वर्सेस डिजिटल नोट्स। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोग समझ पा रहे होंगे सारी बातें। एक जो कंसर्न रहता है डिजिटाइजेशन के बाद, जो यूपीएससी एस्पिरेंट को कंसर्न आ रहा है कि सर पेपर में नोट्स बनाएं या डिजिटल मीडियम में। डिजिटल कहने का मतलब है लैपटॉप में बनाएं, है ना, या फिर आईपैड वगैरह पे बनाएं, कैसे बनाएं। तो मैं तो सलाह दूंगा आप हाइब्रिड बनाइए। पेपर पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेपर पे इजी रहता है वो नोट्स ऐड करना, प्लस में आपको फाइनली जो है पेपर पे ही लिखना है आंसर। अगर आपको लिखना रहता है आईपैड वगैरह पे आंसर, है ना, तो फिर आप ठीक है डिजिटल पे बनाते, या केवल एमसीक्यू रहता, ठीक है, ऐसा कुछ, तो फिर आप केवल डिजिटल पे बनाते। लेकिन अंततः आपको आंसर लिखना है पेपर पे ही, तो इससे बेटर कि आप पेपर पे बनाइए, आपका पेन वगैरह पे भी हाथ जो है बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि नोट्स बनाने में समय ठीक जाता है। तो आप क्यों ऐसा जगह पे समय इन्वेस्ट करेंगे जिसका फिर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, है ना। कुछ कुछ नोट्स ऐसे रहते हैं जो डिजिटल मीडियम में रखना ज्यादा जरूरी है, जैसे कि कई बार क्या करते हैं हम, न्यूज़पेपर जैसे पढ़ते हैं ना, तो न्यूज़पेपर की क्लिप रहती है कोई इंपॉर्टेंट लगी, स्क्रीनशॉट करके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेलीग्राम पे अलग अलग ग्रुप बना दीजिए आप, जैसे ज्योग्राफी के अलग ग्रुप बना दीजिए, खुद ही बना दीजिए आप अपने के लिए, ज्योग्राफी, एथिक्स, ठीक है, कुछ और जैसे इन्वायरमेंट हो गया, और जो आप क्लिप क्रिएट कर रहे हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट का, जैसे एथिक्स का क्लिप क्रिएट किया तो एथिक्स में ग्रुप में रख दीजिए, ठीक है, ज्योग्राफी का कुछ क्लिप रहा तो ज्योग्राफी में रख दीजिए, इन्वायरमेंट का इन्वायरमेंट में, और फिर रिवीजन कर सकते हैं, है ना। आईपैड वगैरह पे बनाना है तो नोटेबिलिटी वगैरह अच्छा ऐप है ना, आईपैड का खुद भी नोट्स है, तो आप उसमें जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, लैपटॉप पे भी बना सकते हैं, वन नोट करके आता है ऐप, है ना। तो जहां पे आपको कंफर्टेबल लगे वहां पे बनाइए। मेरा सलाह रहेगा आप हाइब्रिड बनाइए, ठीक है। न्यूज़पेपर की क्लिप वगैरह रखना अच्छी बात है, वो जो है आपको बेसिकली अच्छे अच्छे उदाहरण रिकॉल करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है, और मजा भी आता है ना। और जब आप स्क्रीनशॉट लेकर के खुद सेव कर रहे होते हैं तो बहुत कॉन्शियस रहते हैं और वो एग्जाम्पल याद हो जाता है, तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है। तो आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं टेलीग्राम वगैरह पे, और स्टोरेज की कोई चिंता तो है नहीं। अब आते हैं एस्से नोट्स मेकिंग। देखिए जैसा एक्सपेक्टेड था, पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीएससी में एस्से का, पहले दो सेक्शन, सेक्शन तो अभी भी दो ही हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, है ना। पहले क्या होता था, सेक्शन ए में मतलब दोनों में से कोई एक सेक्शन में जो है थोड़े से मूर्त टॉपिक रहते थे, जैसे आपदा प्रबंधन, इन्वायरमेंट का हो गया, या पॉलिटी का हो गया, आईआर का हो गया कोई क्वेश्चंस, और सेक्शन बी में रहता था जो अमूर्त रहता था, जैसे कि इस तरीके से, सत्य कोई रंग नहीं जानता है, बिना लड़े हुए शत्रु को वश में करना युद्ध की सर्वोच्च कला है ना। तो इस तरीके से सेक्शन बी में रहता था फिलोसफिकल टाइप ऑफ एसे जो कहते हैं हम लोग। अब क्या है, दोनों ही सेक्शन में फिलोसफिकल आ रहा है, तो चैलेंज हो रहा है कि कैसे हम शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें। क्या सत्य के ऊपर हम अलग से प्रिपेयर करेंगे, युद्ध के ऊपर अलग से प्रिपेयर करेंगे, है ना, विचार के ऊपर अलग से प्रिपेयर करेंगे। देखिए इस तरीके से प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, मतलब मैं तो कहूंगा आप जो, क्योंकि कंटेंट जो यूज होता है ना फिलोसफिकल टाइप वाले ऐसे में भी, वहां पे भी जो है जीएस के कंटेंट यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहीं पे मैं अगर बताऊं कि बिना लड़े हुए शत्रु को वश में करना युद्ध की सर्वोच्च कला है, तो क्या हम यहाँ पे वर्ड यूज नहीं करेंगे आईआर से रिलेटेड, कि अमेरिका के ऊपर जो है कोई आक्रमण नहीं हुआ है। क्यों आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि इकोनॉमी उसकी इतनी स्ट्रांग है, उसकी डिफेंस जो है वो इतना स्ट्रांग है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, इतने बड़े बड़े वेपन्स हैं, पूरा दुनिया में जो है डॉलर का एक इन्फ्लुएंस है ना। अभी वर्तमान में देखेंगे कि बिना लड़े हुए शत्रु को बस पराजित करना युद्ध की सर्वोच्च कला है, इसके अगेंस्ट में भी देखेंगे जो पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, है ना, कि लड़ करके भी शत्रु को पराजित नहीं किया जा रहा है। जैसे यूक्रेन देखिए ना, कहाँ पराजित हो पा रहा है,
जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम है, मॉडर्न जो नेशन सिस्टम है, वो वहाँ पे तो यही क्योंकि लोगों के खिलाफ युद्ध हो जा रहा है, खाली देश के खिलाफ युद्ध नहीं हो रहा है, लोगों के खिलाफ हो जा रहा है और देश को हराना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो वो सब कंटेंट कहाँ से आएंगे जो आप ऐसे में लिखेंगे, जो फिलोसफिकल टाइप भी दिख रहा है, वो सब आएंगे जीएस के ही। लेकिन किसी टॉपिक में ढाल करके प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं एडवाइस करूंगा कुछ टॉपिक तो आप प्रिपेयर करके ही रखेंगे, क्योंकि वो उसकी पॉसिबिलिटी तो रहती है। जैसे कि वुमेन के ऊपर पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं भी है तो आप कंटेंट वो मल्टीपल जगह पे यूज करेंगे, है ना। इन्वायरमेंट के ऊपर सेम पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत जगह पे यूज करेंगे। जैसे मैं बताऊं, एक बार के पूछा था यूपीएससी ने कि छप्पर निर्माण करने का जो सही समय होता है वो तब होता है जब खुली धूप हो। अब देखिए, ये इन्वायरमेंट में यूज नहीं होगा क्या? जलवायु परिवर्तन से लड़ने का समय तो तभी अच्छा है ना, जब अभी जलवायु परिवर्तन का बहुत इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है, तभी तो आप लड़ सकते हैं जलवायु परिवर्तन से। जब दिखने ही लग जाएगा फिर कैसे लड़ पाएंगे आप? वही बात है कि जब आग लग गई हो तब आप कुआं खोदने के लिए जाएंगे, है ना, ऐसा करेंगे नहीं। अब वही वाला कंटेंट तो इन्वायरमेंट में यूज हो रहा है, मतलब इन्वायरमेंट का कंटेंट जो है उस कोर्ट में यूज हो रहा है, जबकि वो फिलोसफिकल टाइप दिख रहा है शुरुआत में, है ना। तो हम प्रिपेयर करके रखेंगे इन सारे टॉपिक के ऊपर, वुमेन, इन्वायरमेंट, ठीक है, फेडरलिज्म, डिजास्टर, ठीक है, जो जितने टॉपिक जो हैं कन्वेंशनल जिसके ऊपर आते थे उनके ऊपर हम कंटेंट प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे? इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रो में क्या प्रिपेयर करेंगे हम? देखिए, इंट्रोडक्शन किन किन तरीकों से होता है निबंध का? निबंध का इंट्रोडक्शन होता है एक तो कोट से, ठीक है, फिर कोई एनोडोट से, किसी बात डिटेल्स में बात करेंगे बस छोटा छोटा, है ना, कुछ कहानी वगैरह से, बस कोट से, कोई रिसेंट एग्जांपल्स वगैरह है वहां से उसके बारे में डिटेल से बताते हुए, ठीक है, इन चीजों से इंट्रोडक्शन शुरू होता है। तो प्रत्येक निबंध के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर, जैसे कि वुमेन के ऊपर हम 3 4 5 कोट रख लेंगे, इसलिए क्योंकि ये इंट्रोडक्शन के अलावा और जगहों पे भी यूज होगा बॉडी वगैरह में। 3 4 एनोडेट रख लेंगे कुछ ऐसा, है ना, जैसे कि मलाला यूसुफजई का जो है, आप उससे शुरू कर सकते हैं कभी ऐसा कुछ आया तो, टॉपिक से रिलेटेड, है ना। 3 4 इसलिए ताकि आपके पास डाइवर्सिटी रहे, है ना। कंक्लूजन में भी जो है 3 4 हम रखेंगे, कुछ कोट अच्छा रखेंगे, कुछ ऐसी सक्सेसफुल एग्जांपल रखेंगे जहाँ पे महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही प्रत्येक टॉपिक से रखेंगे हम। बॉडी के लिए अलग अलग हम हेडिंग रखेंगे, जो इनोवेटिव वाला हेडिंग रहता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ग्राउंड जीरो जैसे है, एक इनोवेटिव हेडिंग है। दो धारी तलवार जो है वो थोड़ा सा ऐसी हेडिंग है ना। तो आप इस तरीके से हेडिंग कहाँ से जुगाड़ करेंगे? न्यूज़पेपर बहुत अच्छा सोर्स है इन चीज़ों के लिए। और फिर कंटेंट यहाँ पे लिखते रहेंगे, डेटा, उदाहरण, आर्गुमेंट्स, है ना। कुछ किताबें आप अच्छी अच्छी पढ़ रहे हैं वो सब भी नोट करिए, उनके तर्क वगैरह। जैसे मैं बताता हूँ, एआई के ऊपर एक किताब थी कोई, मैं पढ़ रहा था ऐसा, है ना। तो उसमें शुरुआत किया था देकार्त के कोट से कि आई थिंक देयर फॉर आई एम, है ना, आई थिंक देयर फॉर आई एम। लेकिन एआई इसको चैलेंज कर रहा है कि एआई ही अगर सोच रहा है तो फिर मनुष्य क्या करेगा, है ना। अगर आप इन चीजों को एआई से रिलेटेड एस्से में शुरू करेंगे, कितना इंपॉर्टेंट रहेगा वो, फिर आपका एस्से कितना मजेदार रहेगा एग्जामिनर के लिए भी। तो अगर कुछ ऐसा किताब पढ़ रहे हैं आप, ऐसा कुछ न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आप उसको ऐड करिए, है ना। ठीक, तो एक तो लेबल हो जाएगा हमारा जो कन्वेंशनल आ रहा है ऐसे, उसके लिए ऐसे प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरा और क्या करेंगे? दूसरा कंटेंट प्रिपेयर करेंगे, सबसे अच्छा तरीका पीवाईक्यू को सॉल्व करिए, है ना। पीवाईक्यू को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। फिलोसफिकल टाइप ऑफ जितने ऐसे आए हैं, अगर आपने उसको अच्छे से डिसिफर किया और उसके आंसर्स लिख लिए। देखिए, सारे एस्से के तो आप आंसर्स नहीं लिख मतलब नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे एस्से हैं, लेकिन आप क्या करें, रफ में तो स्केच बना लीजिए उसका। जैसे विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है, ठीक है। आप इसका रफ में बना लीजिए कि इसमें आप क्या क्या लिखाएंगे, क्या क्या लिखेंगे। जैसे विचार एक दुनिया खोजता है ना, तो उसका कंटेंट लिख लीजिए कि ये पक्ष में लिखूंगा, विचार एक दुनिया बनाता भी है तो उसके पक्ष में मैं ये लिखूंगा। अब इस तरीके से जो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे और जो सोच करके लिखेंगे, है ना, तो वो बेसिकली आपके नोट्स के रूप में ही काम करेगा। अब कल होकर के कोई ऐसे आएगा, है ना, वहां पे ये जो कंटेंट आपने अभी प्रिपेयर किया है वो यूज हो जाएगा। तो मैं तो एक तो आपको कहूंगा रेडी करने के लिए, जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं कन्वेंशनली और जो जो टॉपिक आइडेंटिफाई किए गए हैं, वहां वहां का तो आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। और जो फिलोसफिकल टाइप है बिल्कुल, है ना, जिस सत्य कोई रंग नहीं जानता, आप इसको जो है डिसिफर करिए और उसके जो है आंसर्स लिखने का प्रैक्टिस करिए, या फिर एक बस रफ स्केचिंग बना लीजिए कि इसमें ये आर्गुमेंट्स रहेंगे, है ना। तो फिर वो जो है आपका कंटेंट का ही काम करेगा। कहाँ से ये कंटेंट लाएंगे? गूगल करिए, है ना। अब बाकी अपने आस्पेक्ट्स खोलिए थोड़ा सा, स्टेटमेंट को और एक्सप्लेन करिए, चैट जीपीटी को बोलिए एक्सप्लेन करने के लिए। मैं तो बहुत नहीं कहूंगा रिलाई करने के लिए, इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि आजकल स्टडी हो रहा है कि बहुत ज्यादा यूज करने से ब्रेन रोट हो रहा है।
है ना? तो हम जुडिशली यूज़ करेंगे, ठीक है? ताकि आपका दिमाग जो है सड़े भी नहीं और हमारे लिए यूटिलाइज़ भी हो जाए। तो पहले खुद एफर्ट्स करिए, फिर वहाँ पर से आप एफर्ट्स सहयोग लीजिए, ठीक है? तो हाँ, सेक्शन ए, सेक्शन बी दोनों में बस। तो मुझे लगता है ये जो शॉर्ट नोट्स का सेशन रहा है, वो आपको हेल्प करेगा। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, है ना? जो सवाल थे क्या वो सॉल्व हुए कि नहीं सॉल्व हुए, ठीक है? ताकि एक कंप्लीटनेस आ जाए हमारे सेशन में। ठीक, पहला सेशन था कीवर्ड कैसे तैयार करें, वो हम लोगों ने देख लिया है ना? कीवर्ड्स कहाँ से लेकर के आएँगे, क्या इंपॉर्टेंस है, पीवाईक्यू वगैरह बहुत अच्छा, टॉपर्स की कॉपियाँ। सिलेबस के टॉपिक वाइज़ कैसे तैयार करें, वो भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। इंपॉर्टेंस क्या है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, वो भी डिस्कस कर लिया। किस किस सब्जेक्ट का, वो भी इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लिया, है ना? सिलेबस कवर है लगभग, लेकिन आंसर राइटिंग का ये एस्पेक्ट्स रह गया था। तो देखिए ऐसा है, आप क्या कर सकते हैं, जो सिलेबस कवर है आपका, रिवीजन के साथ ही आंसर राइटिंग कर रहे हैं आप, और नोट्स जो है 3-4 बाद रिवीजन के बाद, मतलब 8-10 रिवीजन के बाद बनाएं। आंसर राइटिंग चलती रहनी चाहिए, है ना? आंसर राइटिंग लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक आर्ट है बेसिकली, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आप उसको लॉन्ग टर्म प्रोसेस के मान करके आंसर्स करते रहिए। उसमें थोड़ी गड़बड़ियां होंगी, लेकिन ठीक है, मतलब बस करते रहिए, ठीक है? उसका सॉल्यूशन यही है। कुछ गड़बड़ियां जो है नहीं ठीक की जाती हैं शुरुआत में, आपको बस करते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ता है ना? ठीक है? तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।